अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टेक्सरॉम के साथ मैं अफजल यूबी। नाजरीन, वफाकी हुकूमत ने बजट 2020 और 21 पेश कर दिया है। वफाकी हुकूमत का जो बजट पेश हुआ है वो अवाम दोस्त है, रिलीफ बजट है, क्या है? इस हवाले से माहिरीन क्या कहते हैं, उन्हीं की ज़ुबानें जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यूबी साहब, आपने और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और मौका दिया कि हम आज बजट पे थोड़ी सी गुजारिशात अपनी पेश कर सकें। अभी तो चूँकि तफसीलात बहुत सी अभी आनी बाकी हैं, उसमें हम मज़ीद भी इसको थ्रेश आउट करेंगे, लेकिन जो चंद बातें मारूज़ात हैं वो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जिस तरह आपने कल देखा कि बजट जो है वो तकरीबन 7300 बिलियन का उन्होंने पेश किया। उस पर जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं हमारे वो तकरीबन कोई 4.9 बिलियन ट्रिलियन के हैं। अब 4.9 ट्रिलियन में जो FPR का टारगेट है वो तकरीबन 3.9 ट्रिलियन के करीब है। ये तकरीबन 3000 अरब के 3900 अरब के करीब। अब मैं थोड़ा सा इस बात पे ख़ाइफ हूँ कि ये मुझे एक टेम्प्रेरी बजट लग रहा है। उसकी वजह यह है कि ये प्री कोविड भी थोड़ी सी इकोनॉमिक पोजीशन हमारी इतनी बेहतर नहीं थी। उस वक्त भी टारगेट्स हमारे को इतने आसान नहीं थे कि जिसको हम अचीव कर सकते, लेकिन अभी जो पोजीशन है वो ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है और ये थोड़े से अनरियलिस्टिक किस्म के टारगेट हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर भी बहरहाल अगर ये नीयत ठीक होगी तो इंशाल्लाह ये टारगेट पूरे हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें इन्होंने बुनियादी बात जो हम हमेशा करते रहे कि ब्रॉडनिंग की अगर बात करेंगे, अगर नीयत के साथ करेंगे तो उसमें ज़रूर इनको कामयाबी मिल सकती है। बाकी मैं कुछ जो चेंजेस इन्होंने कोई ऐसा बहुत ज़्यादा पैराडाइम शिफ्ट नहीं अब मुझे नज़र आ रहा बजट में, क्योंकि इसकी वजह यह है कि जो कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसीज़ है वो इसमें ज़्यादा नुमाया है। मसलन इन्होंने कंस्ट्रक्शन पॉलिसी को जितनी ये जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन को पैकेज दिया है उसको इनडायरेक्टली डायरेक्टली यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया इस बजट में, ताकि वो कंस्ट्रक्शन को जो जितने भी पैकेजेस हमने दिए या जितनी भी उसमें रिलीफ दिया उसको बाकायदा तौर पे कानूनी शक्ल हो जाए और उस बजट का हिस्सा बना दिया गया। बाकी ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तकरीबन जो कंटिन्यूटी ऑफ द प्रीवियस रजीम है, जो पिछले हमारा बजट था या पिछली हमारी जो पॉलिसीज थी तकरीबन वही हैं। वैसे भी हम हमेशा से इसी बात के दाई रहे हैं। पाकिस्तान टैक्स बार ने बेशुमार दफ़ा मुख्तलिफ फोरम्स पे ये बात की है कि कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसीज़ होना चाहिए। एटलीस्ट 5 ईयर्स एक पॉलिसी आप दें तो उसको एटलीस्ट 5 साल तक तो कंटिन्यू करें, ताकि जो लोग हैं वो उनका ट्रस्ट डेवलप हो, टैक्स पेयर्स का ट्रस्ट डेवलप हो। ये जो एक डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट बन चुका है ये ख़त्म हो और उसके बाद फिर लोग जो टैक्स पेयर हैं वो ज़रूर इसमें अपना पार्ट प्ले करेंगे और डेफिनेटली वो टैक्स भी ज़्यादा देंगे। बड़ी एक बुनियादी चेंज इन्होंने कर दी कि जी 115(4) की जो फाइनल टैक्स थी रजीम थी उसको उन्होंने कहा जी कि आप भी 114(4) यानी कि वो नॉर्मल रिटर्न फाइल करेंगे, बजाय से कि फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी की रिटर्न फाइल करने के आप एक नॉर्मल रिटर्न फाइल करेंगे। और नॉर्मल रिटर्न में नुकसान ये होगा, अब एक्सपोर्टर्स भी उसमें आएंगे, बेशुमार लोग इसमें आएंगे जिनके फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी है कि वो बाउंड हो जाएंगे, वो ऑडिट के भी, वो अब उसके बाद ऑडिटेड अकाउंट्स देने के भी बाउंड हो जाएंगे और वो तमाम जो एम्बार्गोज हैं 114(4) के वो तमाम उन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इससे बहुत से लोग इसमें डिस्टर्ब होंगे और मेरा ख्याल में कि इसकी ज़रूरत नहीं थी एज सच। बहरहाल ये अभी मोटी मोटी बातें मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। इसके बाद इन्होंने एक चेंज की है ADRC में। ADRC की जो चेंज है वो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है, हम उस पर हमेशा हमारी कोशिश रही कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए इसकी स्पिरिट में, इसकी ओरिजिनल स्पिरिट में। इन्होंने उसको बहाल तो कर दिया उसकी ओरिजिनल शेप में, बट इसमें एक लफ्ज़ ऐड कर दिया, अजीब सा लफ्ज़ ऐड कर दिया कि ये कंसेंसस डेवलप होगा, 3 मेंबर्स की कमेटी होगी और उसमें कंसेंसस डेवलप। अब कंसेंसस में ये है कि उसमें
एक जो मेंबर है वो चीफ कमिश्नर या कमिश्नर या जो भी गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी वो गवर्नमेंट का नुमाइंदा होगा। अब किस तरह से हो सकता है कि डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला बंदा अपने ही असेसमेंट ऑर्डर्स को अपोज ना करे या उन पे कोई रिलीफ देने की कोशिश करे? तो मैं समझता हूँ कि ये इसमें एक चेंज थोड़ी सी आनी चाहिए कि इसको मेजॉरिटी का लफ्ज़ यहाँ पे ऐड करना चाहिए, ताकि वो जो कंसेंसस वाली बात है उसको मेजॉरिटी में तब्दील कर दिया जाए। मुझे ये भी अच्छा लगा कि इन्होंने कुछ विद होल्डिंग अमेंडमेंट्स थी उनको विड्रॉ किया है, उससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली जो रिलीफ देना चाहिए था इस पे विद होल्डिंग पे, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट था कि हम उस पे जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, उनके लिए होना चाहिए था। उससे फिर डेफिनेटली महंगाई में फ़र्क पड़ता। आप जो देखेंगे एक बंदा होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उस पे 50 किस्म के आपने विद होल्डिंग टैक्स लगा रखे हैं। अब वो किस तरह से मैनेज करेगा सारी चीज़ें? अब उसके साथ साथ जाहिर है कि वो चीज़ें महंगी भी बेचेगा, वो विद होल्डिंग टैक्स भी करेगा, तो जाहिर है कि उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो महंगी होंगी ऑब्वियसली। तो इससे मेरे ख्याल में इसको ज़रा देखना चाहिए, इसको रिविजिट करना चाहिए, ताकि जो महंगाई का बोझ है वो एटलीस्ट टैक्स पेयर पे शिफ्ट ना हो। मैं समझता हूँ कि इसको भी रिविजिट करने की ज़रूरत है। और जो विद होल्डिंग टैक्स है इसको डिस्ट्रीब्यूटर से विड्रॉ करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर पे इसकी लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, ताकि लोगों को आसानी से चीज़ें मिल सकें और वो लोग आसानी से इसको सेल परचेज कर सकें। एक बड़ी जो हार्श किस्म की असेसमेंट है इसमें अमेंडमेंट है, वो वेल्थ स्टेटमेंट की रिवीजन है। अब वेल्थ स्टेटमेंट की रिवीजन को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। वेल्थ स्टेटमेंट की रिवीजन जो है वो अनटिल अनलेस कि जिस तरह पहले रिटर्न की रिवीजन पे आपको कमिश्नर के पास जाना पड़ता था वो नहीं हो रही, तो अब जाहिर है कि वो अब ये वेल्थ स्टेटमेंट की भी रिवीजन के लिए कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा, जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त की ज़रूरत नहीं थी। अभी ज़्यादा से ज़्यादा ईजमेंट ऑफ डूइंग बिजनेस करना चाहिए था, लेकिन शायद इस पर अभी गवर्नमेंट का कोई तवज्जो देने का ख्याल नहीं है। अपील फीस को हार्शली बढ़ा दिया गया, यानी कि 1000 से बढ़ाकर स्ट्रेट अवे 5000 पे कर दिया गया, जो कि बिल्कुल एक हार्श अमेंडमेंट प्रपोज की जा रही है। उसके लिए हमारी तजवीज़ ये है कि कम से कम उसको बहुत ज़्यादा अगर उसको चेंज करना है तो 2000 कर दें, डबल कर दें, ताकि जो अपील फाइलिंग का जो एक हमारा कॉन्सेप्ट है वो इंटैक्ट रहे, लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हों, ज़्यादा से ज़्यादा अपील फाइलिंग करें, ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। क्वार्टरली स्टेटमेंट्स वाली बात जो है ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये गलत है, क्योंकि पहले इतनी ज़्यादा स्टेटमेंट्स, इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होती है कि हर बंदा इसी काम में लगा रहता है। तो मेरे ख्याल में इसको 6 मंथ ही रहना चाहिए था, क्वार्टरली स्टेटमेंट्स का कोई जवाब नहीं बनता। बाकी हमने एक गुजारिशात में अपनी में ये कहा था कि जो 1025 SRO है उसको अपनी असल शक्ल में बहाल किया जाए। जो 5 सेक्टर हैं जो ज़ीरो रेटेड सेक्टर हैं उन पे खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए थी और उनको उसी तरह से बहाल करना चाहिए था उनकी ओन स्पिरिट में, लेकिन शायद उस पर गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दी। हालांकि उससे मेरा नहीं ख्याल, मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा गवर्नमेंट को होगा, ज़्यादा बल्कि एक अजीब सी एक्सरसाइज होगी कि उधर से पैसे आए, उधर चले गए, उधर से रिफ़ंड हुआ, एक पूरी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी टैक्स पेयर को। तो मेरा ख्याल में कोई ज़्यादा वाइज बात नहीं है। FED की बात हमने हमेशा की है। FED को जो ख़ास तौर पे गाड़ियों पे लगाया गया था उसको हमने अबॉलिश करने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन शायद उस पर भी नज़र नहीं डाली गई। और उसको FED को अगर ख़त्म करना था तो उसको छोटी गाड़ियों पे ख़त्म कर देते, ताकि जो लोग गाड़ियाँ ख़रीदने की इस्तात रखते हैं या वो ख़रीदना चाहते हैं वो एटलीस्ट सस्ती गाड़ियाँ ख़रीदें। लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज ये की गई कि बजाय इसके कि कुछ सस्ता होता, वो जो बड़ी गाड़ी थी वो ज़्यादा महंगी कर दी। तीसरी बात यह है कि विद होल्डिंग में बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि विड्रॉल हुई हैं, लेकिन उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है इसको देखने की ज़रूरत है। आप देखेंगे जो आपने 236I में की है
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को एग्जाम्पशन दी है कि जी आप जो ATL में लोग हैं उनके लिए टैक्स ना काटें, और अगर नहीं है तो उनको 100% करें। तो ये कोई गैर मुनासिब सी चेंज लगती है। जो लोग ऑलरेडी टैक्स पेयर थे, और जो मैं समझता हूँ कि जो टैक्स पेयर्स अगर अपने परसेंटेज के हिसाब से वो टैक्स विदहोल्ड करवा रहे थे, तो जाहिर है कि वो अपनी आमदन के हिसाब से करवा रहे थे, अगर उसकी एडजस्टेबल टैक्स था। लेकिन ये शायद कुछ एक ख़ास तबके को खुश करने के लिए ये अमेंडमेंट की गई है। इसका एज सच कोई, मैं समझता हूँ, कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल अगर ATL में लोग इसमें शामिल हैं तो उनको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बाकी ये है कि जो विड्रॉल है मैरिज हॉल पे या दीगर जो हमारी इसकी विदड्रॉलिंग की जो विड्रॉल है, वो एज सच उसका बहुत ज़्यादा को बेनिफिट हम महसूस नहीं कर रहे। एक बात मुझे बिल्कुल उसकी एब्सेंस में नज़र आ रही है कि हार्मोनाइजेशन ऑफ द पॉलिसीज़ बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स, बिल्कुल भी कहीं पे भी उसका जिक्र नहीं अभी नज़र आया। शायद तफसीलात में कुछ बात सामने आ जाए, लेकिन अभी उसकी कोई तफसील सामने नहीं आई जिसका हमने हमेशा से जिक्र किया। बहरहाल ये अभी जैसे जैसे चीज़ें तफसील सामने आती जाएगी तो अयूबी साहब आपसे बात करेंगे, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ ओवरव्यू एक लिया है, तो इंशाल्लाह इस पर तफसील से किसी वक्त बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।